पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। मैं झुकेगा नहीं। पुष्पा देखी है आपने? झुकेगा नहीं साला। ये है पुष्पा इन रियल लाइफ। समझाता हूँ कैसे। भाई लड़ाई तो है इनकी, इनकी और इनकी। Why does everyone want this man in the war? सारे पाकिस्तानी चाह रहे हैं कि किसी तरह से ये जंग में कूद पड़े, कोई ऐसा वाकया हो जाए जो इसे जंग तक ले आए। तेहरान में नॉर्थ कोरिया की एम्बेसी पर गलती से मिसाइल लग गया था तो लोग खुश हो गए कि चलो अब तो ये बंदा ऐलान जंग कर ही देगा। बल्कि अब तो उन्होंने ईरान को 500 मिसाइल भी दे दी हैं। वो कौन से हैं, क्या फायदा होगा, बाद में बताऊंगा। लेकिन यार जरा ये सोचो कि मुल्क है इसका हमारे केपी से थोड़ा ही बड़ा, आबादी कराची की पॉपुलेशन से भी कम, मगर भरम ऐसे कि सुपर पावर की भी कांपें टांग जाती हैं। इस भोले भाले दिखने वाले शख्स ने अपने ही चचा को भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया, भाई को मलेशिया में मरवा दिया, एटम बम से ज्यादा खतरनाक हथियार बना दिया। है तो ये अपने बाप का नाजायज बच्चा, मगर किस्मत ने इसे 28 साल की उम्र में ही सुप्रीम लीडर बना दिया। नॉर्थ कोरिया जिसकी मईशत बर्बाद है, फूड शॉर्टेज है, इलाज की सहूलियात ना होने के बराबर हैं, इंटरनेट तकरीबन बंद है, मुल्क से आम आदमी का बाहर जाना बहुत मुश्किल है, छोटी गलतियों पर सख्त सजाएं हैं। ऐसे कमजोर मुल्क का लीडर अमेरिका जैसी सुपर पावर को जूते की नोक पर कैसे रख लेता है? नॉर्थ कोरिया के वो लोग जिन्हें आज तक आजादी का मतलब ही नहीं पता, फिर भी वो उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। क्यों? यहाँ बच्चे को पैदा होते ही अमेरिका से नफरत करना सिखाया जाता है। क्यों? सिर्फ ये शख्स नहीं बल्कि इसका खानदान ही नॉर्थ कोरिया पर हुकूमत करता चला आ रहा है। कैसे? तो चलिए वहां से शुरू करते हैं जहां से कहानी शुरू हुई थी। सब्सक्राइब कर लिएगा। कुछ लोग वक्त गुजारते हैं और कुछ वक्त बदल देते हैं। मेरा वक्त बदला जब मैंने सोचा अपना वक्त रफ्तार से तेज करने का, खुद को बूस्ट करने का। अपना नया सफर मुझे जीरो से नहीं शुरू करना पड़ा, क्योंकि मेरी जिंदगी में वो इंपॉर्टेंट है जो वैल्यू ऐड करे। और ये तो आप जानते ही हैं कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। बूस्ट, फील प्रीमियम, लुक स्टाइलिश, फीचर्स वो सब मिल गए जो मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करें। इसीलिए अब मैं मंजिल पर पहुंच जाता हूं वक्त से पहले, क्योंकि मेरी लाइफ को अब बूस्ट मिल गया है। वैसे जिंदगी तो आपकी भी बूस्ट मांग रही है। यही मौका है, मेरा कोड यूज करोगे तो 40% ऑफ मिल जाएगा। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के साथ जापान की ताकत भी खत्म हो गई, और जब रस्सी टूटती है तो तिनके बिखर ही जाते हैं। कोरिया भी उन्हीं तिनकों में से एक था, मगर अभी ये यूनाइटेड कोरिया था। नॉर्थ और साउथ का कोई तस्वुर नहीं था जिस पर जापान की मजबूत गिरफ्त थी। मगर जापान हारा तो यूनाइटेड कोरिया आजाद हो गया। लेकिन यूनाइटेड न रहा, बल्कि 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। 1948 को नॉर्थ कोरिया में अलग रियासत बनी और साउथ में अलग। पहले यूनाइटेड कोरिया का ये मैप था, मगर 38 पैरेलल पर डिवाइड होने के बाद ये 1 से 2 मुल्क बन गए, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। साउथ कोरिया पर कंट्रोल था अमेरिका का और नॉर्थ कोरिया के पीछे खड़ा था सोवियत यूनियन। इस अधूरे मुल्क का लीडर बना एक बागी नौजवान, किम इल संग, जो फाउंडर ऑफ नॉर्थ कोरिया कहलाया। किम इल संग को हुकूमत तो मिल गई, मगर सुकून न मिला, क्योंकि उसका ख्वाब था यूनाइटेड कोरिया। वो कोरिया को वापस जोड़ना चाहता था। यह ख्वाब पूरा करने के लिए उसने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया, जिसके रिजल्ट में एक और नई जंग शुरू हो गई, कोरियन वॉर। इस जंग में साउथ कोरिया को अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा की सपोर्ट हासिल थी, जबकि नॉर्थ कोरिया की मदद चाइना और सोवियत यूनियन कर रहे थे। ये जंग 3 साल चली। अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर तकरीबन 1 मिलियन नैपाम बरसाई।
कुछ शहर तो आधे खत्म हो गए, 30 लाख लोग जान से गए, मगर जीत किसी की ना हुई। और जंग के बाद भी दोनों ममालिक का मैप वैसा ही था जैसे जंग से पहले था। न दोनों मुल्कों में कोई पीस ट्रीटी साइन हुआ और ना ही कोई सीज फायर हुआ, मगर लड़ाई खत्म हो गई। लेकिन इस जंग के बाद नॉर्थ कोरिया ने एक पॉलिसी बनाई, ऐसी पॉलिसी जो आज तक उसी आबोताब के साथ कायम है। नॉर्थ कोरिया ने दुनिया में अपना सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका को मान लिया और सारा फोकस हथियार बनाने पर रख लिया। जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था ना कि घास खाएंगे मगर एटम बम बनाएंगे। इस जुमले को हकीकत बनाया नॉर्थ कोरिया ने, जहां भूख, गुर्बत, मायूसी, इंटरनेशनल सैंक्शंस थीं, मगर उसके बावजूद वो सिर्फ हथियार बनाते रहे। कौमी खजाने का ज्यादा हिस्सा अपनी फौज बनाने पर लगाते रहे। ये पॉलिसी आज भी इसी तरह मौजूद है। किम इल संग ने नॉर्थ कोरिया पर 46 साल हुकूमत की। उसने 2 शादियां की। पहली बीवी किम जंग सक, जो गोरिल्ला फाइटर भी थी, उनसे हुआ एक बेटा जिसका नाम रखा गया किम जोंग इल। किम जोंग इल ने आगे जाकर बाप की कुर्सी संभाली। उसने शादी तो एक की, मगर अफेयर्स कई लड़कियों से रखे। उन्हीं गर्लफ्रेंड्स में से एक थी को योंग हुई, जो मां बनी उस नाजायज बच्चे की जिसने फ्यूचर में नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर बनना था। जी हाँ, वो बच्चा था किम जोंग उन। ये बच्चा क्योंकि नाजायज था, इसलिए इसे बचपन में वो तवज्जो, वो अटेंशन नहीं मिली जो उसके सगे बहन भाइयों को दी गई। पुष्पा याद आ गई ना? लेकिन ये कारनामों में पुष्पा का भी बाप है। 12 साल की उम्र में किम जोंग उन अपनी खाला के साथ स्विट्जरलैंड चला गया, जहां उसने 1993 से लेकर 1998 तक पढ़ाई की। उसके बाद 1998 से 2000 तक बर्न के स्विट्जरलैंड बोर्डिंग स्कूल में अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। किम ने वहीं पर इंग्लिश और जर्मन सीखी। वो बेहद शर्मीला लेकिन जिद्दी था। बास्केटबॉल खेलने का बहुत शौकीन था, इतना शौकीन कि बास्केटबॉल को अपने साथ रखकर सोता। इतना शौकीन कि नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर बनने के बाद अपनी फेवरेट अमेरिकन बास्केटबॉल टीम के प्लेयर को ही नॉर्थ कोरिया बुलवा लिया। ये कहानी आगे बताता हूँ। खैर, गुस्सा किम जोंग उन की नेचर में था। वो बचपन में भी लोगों से लड़ पड़ता, ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन गलत बात बर्दाश्त भी नहीं करता। 1990 में नॉर्थ कोरिया में शदीद कहत पड़ा, जिसके असरात सन 2000 में भी बाकी थे। मुल्क पर किम जोंग उन के नाजायज बाप का पूरा कंट्रोल था। सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद एड मिलना भी बंद हो गई, तो इकोनॉमी और कमजोर पड़ गई। लेकिन उसी दौर में किम जोंग उन के बाप ने एक काम किया, जो था इंटर कोरियन समिट। जंग के बाद पहली बार साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के हुक्मरान आपस में मिल रहे थे। हजारों खानदान जो जंग के बाद पिछड़ गए थे, उन्हें एक दूसरे से मिलवाया गया। एक म्यूचुअल इंडस्ट्रियल प्लान बना, जिसे कायसोंग इंडस्ट्रियल जोन का नाम दिया गया। कंपनीज थी साउथ कोरिया की, जहां काम करने लगे नॉर्थ कोरिया के मजदूर। दोनों ममालिक के दरमियान रेलवे ट्रैक्स और रोड्स दोबारा जोड़ने की कोशिश शुरू हुई। डायलॉग स्टार्ट हुआ, टेंशन कुछ कम हुई। दुनिया को लगने लगा कि शायद नॉर्थ कोरिया एक बार फिर से यूनाइटेड कोरिया बन सकता है। मगर वहीं एक मसला आ गया, ऐसा मसला जिसका हल ना नॉर्थ कोरिया के पास था और ना ही साउथ कोरिया के पास। यह था नॉर्थ कोरिया का एटमी प्रोग्राम, जो अमेरिका के लिए अनएक्सेप्टेबल था। नॉर्थ कोरिया से न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करने की डिमांड की गई, जिसे किम जोंग इल ने मुस्तरद कर दिया। झगड़ा फिर शुरू हो गया और दोनों ममालिक के दरमियान बनते हुए ताल्लुकात खराब हो गए। सारे मंसूबे बंद, मुलाकातों का सिलसिला भी रुक गया। उधर किम की तालीम भी मुकम्मल हो गई थी। वो वापस नॉर्थ कोरिया आ गया। अब वो अपनी फैमिली में था, जहां उसकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी हो रही थी। मगर लीडर किम को ही बनना है, ये अभी किसी के जहन में भी नहीं था, क्योंकि किम जोंग इल का इरादा तो अपने बड़े बेटे किम जोंग नाम को अगला लीडर बनाने का था। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि किम जोंग नाम जापान में पकड़ा गया। वजह कुछ खास नहीं थी, बस जोंग नाम को जापान का डिज्नीलैंड देखने का बहुत शौक था। इसके लिए वो जाली पासपोर्ट बनाकर टोक्यो गया और पकड़ा गया।
वो नहीं जानता था कि इस छोटी सी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश में वो इतनी बड़ी पोजीशन से महरूम हो जाएगा। किम जोंग नाम का एक और छोटा भाई भी था, किम जोंग चोल। उसे जानशीन बनाया जा सकता था, मगर जोंग चोल को सियासत में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। वो तो बस म्यूजिक का शौकीन था। नरम मिजाज, हंसमुख और घुलने मिलने वाला जोंग चोल अगर नॉर्थ कोरिया चलाता तो कब का ट्रंप उसे हजम कर चुका होता। ऐसे में किम जोंग इल की नजरें ठहर गईं किम जोंग उन पर, जिसके बारे में लोग इतना जानते नहीं थे। ना नाम सुना था, ना शक्ल देखी थी, मगर किम जोंग इल फैसला कर चुका था अपने अगले जानशीन का। दिसंबर की सख्त सर्दी थी। नॉर्थ कोरिया के कैपिटल प्योंगयांग की सारी आवाम सड़कों पर थी, क्योंकि अगर कोई घर में रहता तो उसे सख्त सजा मिलती। हर आंख में आंसू थे। ये मजमा एक जगह पर खड़ा था। अचानक गाड़ियों का एक लंबा काफिला आया। पहली गाड़ी पर एक बड़ी सी तस्वीर थी और दूसरी गाड़ी की छत पर एक डेड बॉडी। ये कोई और नहीं, नॉर्थ कोरिया का बादशाह किम जोंग इल था, जो ताबूत में बेजान लेटा था। वो हार्ट अटैक से मरा था। कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था, मगर किम तैयार था। और फिर नॉर्थ कोरिया के स्टेट टीवी के जरिए दुनिया ने पहली बार किम जोंग उन का नाम सुना। In North Korea, Kim Jong-un celebrated New Year's Eve by giving a televised address, the first of its kind by one of the country's leaders in nearly 2 decades. Kim called in his speech for citizens to hold fast to the ideals of the regime. नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग के मरकजी हेडक्वार्टर में एक मीटिंग हो रही थी। ये एक इंतहाई अहम और बंद कमरा इजलास था। अचानक 2 फौजी रूम में इंटर हुए और कुर्सी पर बैठे एक बूढ़े शख्स को घसीटते हुए बाहर ले गए। ये शख्स कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि नॉर्थ कोरिया का दूसरा सबसे ताकतवर आदमी और किम जोंग उन का चाचा जैंग सोंग थाएक था, जिसे गिरफ्तार करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी कमरे में मौजूद नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन था। गिरफ्तारी की पिक्चर्स स्टेट चैनल से जारी की गईं। जोंग सोंग थाएक पर गद्दारी, रियासत के खिलाफ साजिश और करप्शन के इल्जामात लगे और मौत वो तो बहुत ही खौफनाक तरीके से दी गई। कुछ रिपोर्ट्स तो कहती हैं कि किम जोंग उन ने अपने चाचा को 120 भूखे कुत्तों के आगे डलवा दिया। लेकिन इतनी गैर इंसानी सजाएं, कोई कुछ क्यों ना बोला? इससे पहले कि मैं आपको किम जोंग उन के बारे में मजीद बताऊं, हमें नॉर्थ कोरिया को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप रात के वक्त सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू नॉर्थ कोरिया का मैप देखें तो एक अजीब सी चीज नजर आएगी। चाइना और साउथ कोरिया रोशनी से चमक रहे हैं और इनके बीच जो अंधेरा है वही नॉर्थ कोरिया है। जैसा हाल ऊपर से नजर आ रहा है, इससे बुरा अंदर है। असल में किम इल संग, जो किम जोंग का दादा था, वो नॉर्थ कोरिया को अपने कंट्रोल में रखना चाहता था, जिसके लिए उसने ऐसे लॉज बनाए जिनके जरिए 2.5 करोड़ लोगों को किम खानदान का गुलाम बनाया जा सके। सबसे पहले उसने खुद को हकीकी मानों में सुप्रीम लीडर बनाया, ऐसा लीडर जिस पर तनकीद नहीं की जा सकती, जिसकी बात कानून है, जिसकी ताकत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कहीं और ना चले जाइएगा। खैर, फिर एजुकेशन, मीडिया, यहाँ तक के नॉर्थ कोरिया में पढ़ाई जाने वाली बुक्स पर भी हुकूमत का कंट्रोल हो गया। उन बुक्स में किम खानदान के हुकूमत करने वाले लीडर्स को हीरो या मसीहा बताया जाता। मुल्क में सिर्फ 3 चैनल्स बने जिनसे सुबह शाम किम खानदान की तारीफें की जाती। लोगों का ब्रेन वॉश किया गया कि वो किम खानदान को ही सही समझें। हुकूमत या लीडर के खिलाफ बोलना जुर्म ठहरा, जिस पर सख्त सजाएं दी गईं। अगर एक शख्स हुकूमत के खिलाफ जाए तो सजा उसके पूरे खानदान को भी मिल सकती है। बजट का बड़ा हिस्सा फौज और अशराफिया के लिए था और फौज का कंट्रोल लीडर को दे दिया गया। लैंड, इंडस्ट्री, ट्रेड, सब पर हुकूमत ने कब्जा कर लिया। वो तबका जो लीडर के करीब था उसे ज्यादा फैसिलिटेट किया जाता। आईनी तौर पर तो ये लिखा नहीं गया, लेकिन प्रैक्टिकली इक़्तिदार पर सिर्फ खानदान ही रहता, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह। ये तो कुछ भी नहीं, नॉर्थ कोरिया में तो हेयर स्टाइल भी हुकूमत की मर्जी का होता है। जीन्स और मगरिबी फैशंस पर पाबंदी है। इंटरनेट तकरीबन बंद है। घरों पर सिर्फ सरकारी टीवी चैनल्स ही चलते हैं। घर में फैमिली की तस्वीर हो या ना हो, लीडर की पिक्चर होना लाजमी है।
ورنہ سزا ملے گی۔ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے بھی حکومت سے پرمٹ لینا پڑتا ہے۔ حکومت طے کرتی ہے کہ بچہ کیا پڑھے گا اور کتنا پڑھے گا۔ اسے کچھ سال کے لیے آرمی میں لازمی سرو کرنا پڑتا ہے۔ غیر ملکی موویز اور ڈرامہ نہیں دیکھ سکتے۔ ملک چھوڑنا تقریباً امپاسبل ہے۔ اگر ایک شخص جرم کرے تو سزا اس کی پوری فیملی کو بلکہ خاندان کو بھی مل سکتی ہے۔ یہ سارے رولز صرف اس لیے بنائے گئے تاکہ لوگوں پر کنٹرول رکھا جائے، باہر کی دنیا سے دور رکھا جائے اور کم سسٹم مضبوط رہے۔ اسی سسٹم کا نیا بادشاہ تھا کم جونگ ان، جو باپ سے بالکل مختلف تھا۔ کم جونگ il عوام سے دور اور بیہائنڈ دا کیمرہ رہتا، مشکل سے ہی کبھی پبلک اسپیچز کرتا۔ وہ ایک خاموش مگر سخت ڈکٹیٹر تھا، جبکہ اس کا بیٹا مکمل سوشل۔ اسے میڈیا کی اٹینشن لینا پسند تھا، عوامی تقریریں، دورے، اسکول میں بچوں سے گھل مل جاتا۔ اسے پاور شو پسند تھا۔ کم جونگ ان خود کو ایک ماڈرن لیڈر کے طور پر پیش کرنا چاہتا تھا، بالکل اپنے دادا کی طرح۔ اس نے ملٹری فرسٹ کی پالیسی اختیار تو کی، مگر اکانومی بہتر کرنے کے لیے کئی سٹیپس بھی لیے۔ نئی بلڈنگز، روڈز اور ہاؤسنگ پروجیکٹس بنے۔ ووسان سٹی کو ٹورزم سٹی بنانے کی کوشش شروع ہوئی۔ چھوٹے کاروبار اور تجارت میں نرمی دی گئی۔ کسانوں کو تھوڑی زیادہ آزادی ملی کہ وہ اپنی پیداوار کا کچھ حصہ خود رکھ سکیں۔ اس سے فوڈ پروڈکشن میں کچھ بہتری آئی۔ کچھ فیکٹریز کو خود فیصلے کرنے کی اجازت دی گئی۔ کچھ مخصوص علاقوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی بھی اجازت دی گئی، لیکن زیادہ فائدہ نہ ہوا کیونکہ سسٹم تو وہی تھا اور رولز بھی وہی تھے۔ سب سے بڑھ کر مائنڈ سیٹ وہی تھا اور انٹرنیشنل سینکشنز بھی۔ لیکن نارتھ کوریا کے لوگوں کے لیے اتنی سختی میں رہنے کے بعد تھوڑی سی نرمی کسی میریکل سے کم نہیں تھی۔ یہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے حکومت نے پیٹرول کی قیمت 458 روپے فی لیٹر کر کے اگلے دن 80 روپے کم کر لیے۔ پیٹرول سستا بھی ہو گیا اور مہنگا بھی ہو گیا، اور ہم لوگ یہی شکر ادا کر رہے ہیں کہ چلو 460 سے کچھ تو کم ہے۔ خیر، پیٹرول مہنگا کیوں ہوا اور کم کیوں کیا گیا، اس پر پوری ڈاکومنٹری بنائی ہے، یہ والی دیکھ لیجئے گا۔ لیکن کم جونگ ان کا کارنامہ تو کچھ اور ہے، وہ آگے بتاتا ہوں۔ ابھی یہ جانتے ہیں کہ کم جونگ ان کا وہ سوتیلا بھائی جو جانشین نہیں بن سکا، اس کو مروانے کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ وہ نفرت جو عام طور پر سوتیلے بہن بھائیوں میں ہوتی ہے، یا پھر جائیداد اور عہدے کا تنازع؟ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اصل میں کم جونگ نام کو جب حکومت نہیں ملی تو وہ اپنے خاندان کے ہی خلاف ہو گیا۔ اس نے نارتھ کوریا چھوڑ دیا اور چائنا میں رہنے لگا۔ کم جونگ نام کوئی عام شخص نہیں تھا، بلکہ نارتھ کوریا کے شاہی خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ اس لیے کم جونگ ان کو ڈر تھا کہ کچھ ممالک رجیم چینج کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے امریکہ نے ایران میں کی۔ پھر کم جونگ نام نے خاندانی حکومت کے خلاف انٹرویوز بھی دینا شروع کر دیے۔ وہ کھلے عام کم خاندان کی نارتھ کوریا پر حکومت کو چیلنج کرنے لگا۔ کچھ رپورٹس یہ بھی آئیں کہ وہ امریکن ایجنسی CIA سے رابطے میں تھا اور چینی حکام سے بھی خفیہ ملاقاتیں کرتا۔ یوں کم جونگ ان نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ یہ ملائیشیا کا کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، فل پروف سیکیورٹی، اور یہ سیٹی ہے جو آج ایک خطرناک پرینک کرنے والی ہے۔ وہ ہاتھوں میں بیبی لوشن لگا کر پیچھے سے لوگوں کے منہ پر مل دیتی۔ یہ سین ہڈن کیمرے ریکارڈ کر لیتے۔ آج بھی یہی کرنا تھا، اور پروڈیوسر نے کہا تھا کہ اگر آج کا پرینک اچھا ہوا تو وہ اسے بونس بھی دے گا۔ سیٹی اور اس کا پروڈیوسر ایئرپورٹ کیفے میں بیٹھے پرینک کا اسٹوری بورڈ فائنل کر رہے تھے۔ پروڈیوسر نے اس کے ہاتھوں پر آئل لگاتے ہوئے کہا کہ یہ جو آدمی گرے جیکٹ پہنا ہوا ہے نا، اس کے ساتھ یہ پرینک کرنا ہے۔ یہ آئل اس کے منہ پر لگا دو۔ جیسے ہی وہ گرے جیکٹ والا شخص اپنی فلائٹ کے لیے نکلا، لڑکی نے پیچھے سے اس کے منہ پر آئل لگا دیا۔ مگر یہ کیا، وہ شخص تو کچھ ہی منٹس میں ختم ہو گیا۔ سیٹی پرینک اسٹار سے اچانک قاتل بن گئی۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ اس کے ہاتھ پر لگا آئل VX نرو ایجنٹ تھا۔ یہ دنیا کے سب سے خطرناک کیمیکل ویپنز میں سے ایک ہے۔
मरने वाला भी कोई आम शख्स नहीं बल्कि किम जोंग उन का सौतेला भाई किम जोंग नाम था। जी हाँ, ये सब कुछ किम जोंग उन के हुक्म पर हुआ। सौतेले भाई को वो इस तरह मार कर दुनिया को ये मैसेज देना चाहता था कि हम गद्दारों को नहीं छोड़ते, फिर चाहे वो हमारे खानदान का ही क्यों ना हो। यही नहीं, इल्जाम ये भी है कि किम जोंग ने 140 से ज्यादा सीनियर लीडर्स को भी मौत के घाट उतार दिया, वो भी खामोशी से। अपोजिशन को बुरी तरह कुचल दिया और जो भी उसके रास्ते में आया जिंदा नहीं बचा। वो दोस्तों का दोस्त था और दुश्मनों का सबसे बड़ा दुश्मन। दुश्मनों की कहानी तो सुन ली, चलें अब आपको दोस्ती भी दिखाता हूं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Marshall. Happy birthday to you. ये नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है, जहां एक बास्केटबॉल इवेंट अचानक बर्थडे पार्टी में तब्दील हो गया, क्योंकि आज किम जोंग उन की बर्थडे है। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू हैं। वो अपने लीडर की लंबी सेहत के लिए दुआ भी मांग रहे हैं। मगर इस इवेंट में जो खास बात है ना, वो किम जोंग उन नहीं बल्कि वो गाना गाने वाला है। ये कोई आम शख्स नहीं बल्कि एक अमरीकी शहरी है, और आम अमरीकी शहरी भी नहीं, सेलिब्रिटी। मगर नॉर्थ कोरिया का तो सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका है, तो फिर यहाँ पर एक अमेरिकन सिटीजन कैसे? और न सिर्फ ये बल्कि ये अमेरिकन सिटीजन तो किम जोंग उन के साथ बैठकर नाश्ते कर रहा था, शराब पी रहा था, झप्पियां भी डाल रहा था। क्यों? बास्केटबॉल। जी हाँ, ये किम जोंग उन का बास्केटबॉल से इश्क था। असल में किम जोंग बचपन में अमेरिकन बास्केटबॉल टीम शिकागो बुल्स का फैन था। और उसकी ये मोहब्बत खत्म ना हो सकी। वो ये टीम ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं थी। लेकिन जब वो नॉर्थ कोरिया का लीडर बना तो उसके जहन में आइडिया आया। उसने शिकागो बुल्स के प्लेयर डेनिस रोडमैन को नॉर्थ कोरिया आने की दावत दी। डेनिस नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ नहीं जानता था। वो जाने के लिए तैयार हो गया और नॉर्थ कोरिया में उसे वो प्रोटोकॉल मिला जो किसी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को मिलता है। You know, I've seen a lot of weird things in my life. I've seen a lot of people. I've seen presidents. I've seen a lot of stuff. But that right there blew me away. You guys have been very, very kind to me and to my compadres from America. Sir, thank you. डेनिस नॉर्थ कोरिया जाकर इतना खुश हुआ कि वो उसके बाद कई बार वहां गया, किम जोंग उनकी बर्थडे पर भी, जहां उसने भरे हॉल में किम को विश किया। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Marshall. Happy birthday to you. ये थी अमेरिकन सिटीजन के लिए किम की मोहब्बत, मगर अमेरिका के लिए सिर्फ नफरत। इस छोटे से बच्चे को माँ स्कूल ले जाते हुए जो पोयम सिखा रही है वो अमेरिका के खिलाफ है। नॉर्थ कोरियंस को अमेरिका से नफरत घुट्टी में डालकर पिलाई जाती है। अमेरिका को ये अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं। रीजन? कोरियन वॉर। और अमेरिका को सिर्फ एक ही खानदान हरा सकता है, किम डायनेस्टी। ये खानदान कोरियंस के नजदीक बहुत मुकद्दस है। लोग किम जोंग उनको अपना वैसा ही मसीहा मानते हैं जैसा यहूदी दज्जाल को। वो किसी भी पब्लिक प्लेस पर आवाम से इंटरेक्ट करे तो लोग अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाते, रोने लगते हैं। किम जोंग उनका ये मजबूत महल इमोशंस और फियर के पिलर्स पर खड़ा है, मगर मौशी तौर पर इतने कमजोर और तबाह हाल मुल्क से दुनिया डरती क्यों है? ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन। नॉर्थ कोरिया में जश्न का समा है। किम इल संग स्क्वायर पर सारे फौजी इकट्ठा हैं। आतिशबाजी हो रही है, लोग नाच रहे हैं, लेकिन ये कोई त्योहार नहीं था, बल्कि आज किम जोंग उन ने वो काम कर दिखाया जो इससे पहले कोई ना कर सका।
वो था इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 15 का कामयाब टेस्ट। इस मिसाइल की खासियत ये थी कि ये कहीं से भी 2 मिनट में फायर किया जा सकता है। इसमें फ्यूल नहीं डाला जाता, इसलिए ये किसी रडार में डिटेक्ट भी नहीं हो सकता। लेकिन सबसे अहम बात ये थी कि इस मिसाइल की रेंज में था अमेरिका। जी हाँ, पहली बार नॉर्थ कोरिया अपने दुश्मन को डायरेक्ट निशाना बनाने के काबिल हो चुका था। और यही वो मिसाइल हैं जिनकी शिपमेंट चीन के थ्रू ईरान पहुंच चुकी है। सही सुन रहे हैं। ईरानियन जर्नलिस्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने अपने इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल की शिपमेंट ईरान को भेज दी है। यानी अब ईरान के पास ऐसे 500 मिसाइल्स मौजूद हैं जो अमेरिका पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। ये था किम जोंग उन का करियर का सबसे बड़ा कारनामा। वो खुद को सबसे बड़ा लीडर भी साबित कर चुका था। नॉर्थ कोरिया एटमी ताकत तो बन चुका था, मगर किम जोंग उन ने एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक हथियार हाइड्रोजन बम बनाने का भी क्लेम किया। हवासोंग 15 को अपग्रेड करके हवासोंग 17 बना दिया, जो और भी बड़ा और ताकतवर था। KN-23 और 24 जैसे मिसाइल बनाए जो ज्यादा एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल बनाए, यानी समंदरी दिफा को और भी मजबूत किया। इन्हें भी डिटेक्ट करना मुश्किल है। आवाज की रफ्तार से भी कहीं ज्यादा तेज हाइपरसोनिक मिसाइल्स बनाए। स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश की। हैकिंग यूनिट्स को एक्सपेंड करके बैंक, क्रिप्टो और मुख्तलिफ ममालिक की गवर्नमेंट को टारगेट किया। किम ने हथियारों की लोकल प्रोडक्शन बहुत बढ़ा दी ताकि दूसरों पर डिपेंडेंसी कम हो सके। रिसर्च और टेस्टिंग बढ़ाई। साइंसदानों को हीरो डिक्लेयर कर दिया। उसके दौर में अब तक 80 से ज्यादा मिसाइल टेस्ट हो चुके हैं। किम, उसके बाप और उसके दादा में एक ही चीज कॉमन है कि तीनों ने अपने दौर में खतरनाक और जदीद हथियार बनाने पर ज्यादा फोकस किया, क्योंकि यही नॉर्थ कोरिया की सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। आपने मोहल्ले का वो लड़का देखा है ना, जो थोड़ा बिल्डर सा होगा, भरम जिसके बहुत होंगे, शक्ल ऐसी बना रखी होगी कि जैसे उससे ज्यादा खतरनाक कोई दूसरा नहीं। मोहल्ले के सारे बदमाश उसे छेड़ने से घबराते हैं कि भाई इससे दूर रहो। बिल्कुल यही काम किम जोंग उन ने किया। दिखने में भले ही वो बबलू सा है, मगर काम सारे उसके पुष्पा वाले हैं। इसे कहते हैं डेटरेंस स्ट्रेटेजी। दरअसल ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसका मकसद जंग लड़ना नहीं, बल्कि जंग को होने से रोकना है। एक मुल्क अपनी फौजी ताकत, खास तौर पर एटमी हथियारों और जदीद मिसाइल सिस्टम्स के जरिए अपने दुश्मन को ये पैगाम देता है कि अगर उसने हमला किया तो उसका इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा कि वो हमला करने का सोचे भी ना। इस हिकमत अमली की बुनियाद 3 चीजों पर होती है। पहली, कैपेबिलिटी, यानी मुल्क के पास वाकई हथियार हों जो तबाही मचा सकें। दूसरा, क्रेडिबिलिटी, यानी दुश्मन को यकीन हो कि ये मुल्क जरूरत पड़ने पर वाकई जवाब देगा। और तीसरी, कम्युनिकेशन, ताकि ताकत और इरादा खुलकर सामने आ सके। और नॉर्थ कोरिया के पास ये तीनों चीजें मौजूद हैं, जिसका इस्तेमाल उन्होंने बहुत अच्छे से किया। इसलिए जब भी इस बबलू की शक्ल देखते हैं तो हमारे माइंड में हथियार या सिर्फ जंग का ही ख्याल आता है। ऐसा मुल्क जहां हुकूमत तय करती है कि बच्चे किस क्लास तक पढ़ेंगे, सबको मिलिट्री ट्रेनिंग लेना जरूरी है। जो नहीं पढ़ता उसके माँ बाप और बच्चे तक को सजा मिलती है। किस तरह के कपड़े पहनेंगे, बाल कैसे कटवाएंगे, ये भी सरकार तय करती है। इंटरनेट चलाने के लिए भी सरकार से इजाजत लेनी होती है, वो भी सिर्फ 1 घंटे की परमिशन होती है। और ये बताना होता है कि क्या सर्च कर रहे हैं। कोई सोशल मीडिया साइट नहीं, मोबाइल फोन पर भी निगरानी होती है, जिसका फोकस सिर्फ हथियार बनाने पे है। लेकिन सबसे ज्यादा अहम यह है कि जिस कौम का फोकस सिर्फ हथियार बनाने पर है, उससे लड़ना बेवकूफ़ी होगी। इसलिए ट्रंप ने इस जंग में कई ममालिक के लीडर्स पर तनकीद की, मगर किम जोंग उनका नाम तक नहीं लिया, क्योंकि वो जानता है कि ये शख्स इंतजार में बैठा है। लेकिन हकीकत ये है कि इससे ज्यादा इंतजार में तो हम पाकिस्तानी बैठे हैं कि किसी ना किसी बहाने ये रियल लाइफ का पुष्पा इस जंग में कूद पड़े।